वेलकम एवरीवन। अपनी आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स में पैमाने के प्रतिफल यानी कि रिटर्न्स टू स्केल को डिस्कस करने वाले हैं। रिटर्न टू स्केल होता क्या है? तो पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन में होने वाले उस परिवर्तन से होता है जो उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। मीनिंग को अभी और क्लियर करती हूँ मैं आपको, बट उससे पहले आपको ध्यान होगा हमने आइसोक्रोनस कर्व यानी कि समोत्पाद वक्र सीखा था इससे अपनी पिछली वीडियो में। तो वहाँ पे क्या होता है कि समोत्पाद वक्र में आपके जो उत्पादन के किन्हीं दो साधनों में वो चेंजेस को बताता है। और वहाँ पे हम क्या करते थे कि अगर आप एक साधन यानी कि अगर आप लेबर को बढ़ा रहे हो तो कैपिटल कम करना पड़ता था, अगर आप कैपिटल बढ़ा रहे हो तो लेबर को कम करना पड़ता था। बट यहाँ पे बात हो रही है उत्पादन के सभी साधन यानी कि जितने भी साधन है, लेबर है, कैपिटल है, उन सभी में समान अनुपात में परिवर्तन। दैट मीन्स अगर आप लेबर बढ़ा रहे हो तो कैपिटल भी बढ़ेगा, घटा रहे हो तो वो भी घटेगा। तो यहाँ पे जो दोनों या जितने भी आपके साधन हैं सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन को शो कर रहा है। तो पैमाने का प्रतिफल यही बताता है कि अगर आप यानी कोई भी प्रोड्यूसर है अपने प्रोडक्शन के लिए जितने भी उसके पास अवेलेबल फैक्टर्स हैं उन सभी में अगर वो वृद्धि करे, कैसी वृद्धि? समान अनुपात में। अगर वो लेबर को डबल कर रहा है तो कैपिटल को भी वो डबल करे, ठीक है। तो उस चेंजेस से उसके प्रोडक्शन में क्या चेंज होगा वो पता करने के लिए हमें हेल्प करता है पैमाने के प्रतिफल। आगे देख लेते हैं उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है? दीर्घकाल। पहली बात तो ये, कोई भी जो प्रोड्यूसर है अगर वो अपने प्रोडक्शन में चेंज करता है तो देखिए शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने सारे साधनों में चेंजेस कर पाए। तो अल्पकाल में यानी कि शॉर्ट रन में केवल और केवल एक साधन में वृद्धि या कमी की जा सकती है। लाइक मान लो वो लेबर बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग रन जब एक लंबा टाइम हो जाता है, बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाता है और उसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो अपने सभी साधनों में चेंजेस कर सकता है, तो लॉन्ग रन में ही ये पॉसिबल होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने सभी साधनों में चेंजेस कर पाए। तो सभी साधनों में चेंजेस की बात हो रही है यहाँ पैमाने के प्रतिफल में, तो ऑब्वियसली सभी साधनों में चेंजेस केवल लॉन्ग रन में यानी कि दीर्घकाल में ही संभव है। तो ये आपका जो पैमाने का प्रतिफल है ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन से इसका मतलब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो लिखा हुआ है अब इसका मीनिंग एकदम से समझ में आ गया होगा। ये लॉन्ग रन से रिलेट करता है। आपका पैमाने का प्रतिफल क्या बताता है? ये बताता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर अपने अवेलेबल जो उसके सोर्सेज हैं, फैक्टर्स हैं, उनमें अगर समान अनुपात में वृद्धि करता है, समान अनुपात में कमी करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताता है ये पैमाने का प्रतिफल। और आपका जो ये पैमाने का प्रतिफल है, पैमाने के प्रतिफल के तीन टाइप्स हो सकते हैं। एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल यानी कि बढ़ता हुआ प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल। इन तीनों को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। भाई पैमाने के प्रतिफल को तीन भागों में बांटा जा सकता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की बात हो रही है। दूसरा है आपका समता यानी कि स्थिर यानी कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, सेकंड पॉइंट। थर्ड है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये क्या कंडीशन है तीनों? अब ये जो तीनों पॉइंट हैं इनको हम अगर समझें तो देखिए पैमाने का जो बढ़ता हुआ प्रतिफल है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये कब पॉसिबल है? मान लो अगर कोई भी आपका कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपने जो भी अवेलेबल उसके पास फैक्टर्स हैं, लेबर मान लो, कैपिटल मान लो, तो वो लेबर को डबल कर दिया, यानी पहले एक लेबर लगा रहा है अब दो कर दिया। डबल का मतलब पूरा 100% उसने चेंज कर दिया, बढ़ा दिया लेबर को। सेम इसी रेशो में उसको कैपिटल बढ़ाना है तो उसने कैपिटल को भी डबल कर दिया। 100% चेंज कैपिटल में, 100% चेंज लेबर में। लेकिन इसको करने के बाद जो उसका प्रोडक्शन हुआ भाई उसमें 150% या 120% की अगर वृद्धि होती है तो वो भाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो करेगा। सेकंड है आपका पैमाने का समता यानी कि स्थिर प्रतिफल। स्थिर प्रतिफल में क्या होता है कि आपका जो चेंजेस हो रहा है आपके प्रोडक्शन में वो लेवल सेम बना रहता है, यानी कि जिस रेशो में आप वृद्धि कर रहे हो, अपने फैक्टर्स को बढ़ा रहे हो, लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिटर्न निकल के आ रहा है, जो आपका प्रोडक्शन है उसमें एक सिमिलैरिटी बनी हुई है।
परसेंट चेंज में, तो वहाँ पे आप कहोगे कि पैमाने का स्थिर प्रतिफल है। थर्ड पॉइंट है पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि पैमाने का ह्रासमान आप जितना अपने जो अवेलेबल फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल है, उसमें जितना परसेंट से आप वृद्धि कर रहे हो उसके प्रोपोर्शनेट चेंज में जो आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है वो उससे कम हो रहा है। मान लो आप 100% बढ़ा रहे हो अपनी लेबर को, 100% बढ़ा रहे हो अपने कैपिटल को, लेकिन जो आपका प्रोडक्शन में चेंज हुआ वो 100% ना बढ़ के 75% बढ़ेगा तो है ही। अगर आप बढ़ा रहे हो कोई भी साधन तो आउटपुट भी बढ़ के आएगा, लेकिन उस रेशो के अकॉर्डिंग बढ़ के नहीं आया, तो वहाँ पे आपका होगा ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट में मान लो 100 बढ़ाया, 100% ही लेबर, 100% ही कैपिटल, और जो आपका रिटर्न निकल के आया वो भी 100% ही हुआ, तो यहाँ पे स्थिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन होगी। आई होप तीनों पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। अभी हम इनको एक टेबल के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। तो टेबल देखते हैं। ये जो अब आपको जो ये टेबल दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे आपका लेबर है, यहाँ पे ये आपका कैपिटल है और यहाँ पे आउटपुट है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप एक लेबर लगा रहे हो और एक कैपिटल लगा रहे हो तो आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने लेबर को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, पहले एक था अब 2 हो गया। सेम कैपिटल को आपने डबल कर दिया, पहले एक था 2 कैपिटल। हमें जो चेंजेस करना होता है अपने सभी साधनों में समान अनुपात में करना है। अगर आप यहाँ 100% का चेंज कर रहे हो तो आप कैपिटल में भी 100% का ही चेंज करोगे, ठीक है। डबल हो गया, 100% चेंज कर दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल कर रहे हो, तो यहाँ पर भी पूरा 100% के चेंज के बाद में 200 यूनिट आपकी बढ़नी चाहिए थी, हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पर जो आपको चेंज दिख रहा है वो 200 यूनिट से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो। कितना, 240 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ दुगना हो गया, यहाँ दुगना हो गया, यहाँ दुगना करोगे तो 200 यूनिट आना चाहिए, तो ये उससे बढ़ के आ रहा है। ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। इसके बाद अगर आप देखो, पहले लेबर इतना था, अपने लेबर को 3 गुना कर दिया, कैपिटल को भी 3 गुना कर दिया, बट यहाँ 3 गुने से ज़्यादा आपको आउटपुट नज़र आ रहा है। इसी तरह से इस पूरी टेबल में आप जितना भी चेंज करोगे, आपका हर चेंज पर आउटपुट में इंक्रीज तो होना है ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी साधन बढ़ाते हो तो आपका आउटपुट बढ़ेगा ही, और आउटपुट बढ़ाने के लिए ही आप ये चेंजेस करते हो। लेकिन ये जो आउटपुट में चेंजेस है, कैसे पता करोगे कि कहाँ तक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, किस पोजीशन पे आके आपका कांस्टेंट रिटर्न हो गया, एंड किस पोजीशन पे आप डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पर आ गए हो। इसके लिए आपका जो आउटपुट है उसके बाद में आप एवरेज आउटपुट का एक कॉलम क्रिएट करोगे। आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए आपको लेबर से डिवाइड करोगे आप अपने आउटपुट में। 1 से डिवाइड किया 100 ही आया, 2 से डिवाइड किया 120 आया, 3 से डिवाइड किया इसमें 150 आया। आप लेबर से भी कर सकते हो, कैपिटल से भी कर सकते हो, बिकॉज आपके दोनों ही साधन में सेम आपके रेशो में चेंजेस हो रहा है। जितना आप लेबर में बढ़ाओगे उतना ही कैपिटल में बढ़ाओगे, तो किसी से भी आप अपने आउटपुट को डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद में जो आपको एवरेज मिला, देखिए आप यहाँ पे पहली पोजीशन पे आपका 100% जो प्रोडक्शन वो 100 यूनिट का है। इसके बाद में आपकी यूनिट बढ़ के 240 हो गई, और अगर इसको आप परसेंट में चेंज करो, भाई एवरेज निकालोगे तो भाई 120 आ रहा है, यानी 120% का आपका इंक्रीज़ हो रहा है। फिर 150 का हो रहा है, यहाँ पे आपका बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आके बढ़ने के बाद में देखिए 180, 180, 180, यहाँ पे आपका एवरेज आउटपुट इन तीनों लेवल पे सेम है। तो यहाँ पे आपका इतना पोर्शन तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो कर रहा है, बट यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आ गई, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन को शो कर रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद में अब देखिए, ये नहीं कह सकते कि आप बढ़ नहीं रहा है, बढ़ तो रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे 170, 160, यानी कि पहले की कंडीशन से आप डिक्रीजिंग पोजिशन पे आ गए हो, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन है। ओके, आई होप आपको क्लियर है टेबल से। अब हम इनको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। आइसोक्वेंट कर्व हमारी हेल्प करते हैं पैमाने के प्रतिफल में भी। तो आइसोक्वेंट कर्व की हेल्प से हम पैमाने के प्रतिफल को कैसे समझ सकते हैं, डायग्राम कैसे बनेगा, चलिए देखना शुरू करते हैं तीनों पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है आपका पैमाने के बढ़ते हुए या वर्धमान प्रतिफल, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल।
समझ लिया हमने इंक्रीजिंग रिटर्न क्या होता है। लाइक मान लीजिए आप अपने साधनों में दुगना कर रहे हो साधनों को, लेकिन आपका जो आउटपुट है, आउटपुट में दुगने से ज़्यादा वृद्धि हो रही है। मान लो आपने दुगना किया लेकिन आउटपुट में 4 गुना वृद्धि हो गई, इंक्रीजिंग है। अगर आपने अपने साधन है उनको 3 गुना बढ़ा दिया लेकिन आपका जो प्रोडक्शन है वो 6 गुना बढ़ गया, इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स जितना रेट ऑफ परसेंट से आप अपने फैक्टर में चेंज कर रहे हो, उससे ज़्यादा परसेंट से आपका आउटपुट में चेंज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। लिखा हुआ भी पढ़ लेते हैं, चलिए। जब सभी उत्पत्ति के साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति के साधनों को, यानी जो आपके पास अवेलेबल फैक्टर्स हैं, लेबर और कैपिटल है, उसको आप अगर 100% बढ़ाते हो तो उत्पादन में 100% से ज़्यादा वृद्धि होती है। किस कंडीशन में? पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल में। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, भाई आपका प्रोडक्शन यानी उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि, यानी प्रोडक्शन में आपका जो चेंज है वो ज़्यादा है साधनों में आनुपातिक वृद्धि से। ओके, इसको डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। दिख रहा है आपको डायग्राम? अब एक्स अक्ष पर आपका यहाँ पे लेबर है, लेबर 1, 2, 3 एंड 4। वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है आपका कैपिटल है 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए यहाँ पर जब आपने इतना लेबर आप लगा रहे हो और इतना कैपिटल लगा के आप 100 यूनिट, पहला जो आपका आइसोक्वेंट कर्व आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो और इस 100 यूनिट को गेन करने के लिए आपने इतनी लेबर एंड कैपिटल लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सेकेंड आइसोक्वेंट कर्व पे देखिए आप, यहाँ पे आपका यूनिट का प्रोडक्शन जो है बढ़ के 200 यूनिट हो गया, यानी 100 और प्रोड्यूस की। पहली 100 में आपने यहाँ पे देखिए, आप इस गैप को देखिए, इसको आप लाइनों से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। 1, 2, 3, 4 लाइन के गैप पर यहाँ पे इतना तो कैपिटल का पार्ट है और इतना ही आपका सेम लेबर का पार्ट है। इतने लेबर एंड इतने कैपिटल के साथ में आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। आपने अपने इन साधनों में चेंज किया और समान अनुपात में, देखिए यहाँ पे 3 लाइन का अंतर दिख रहा है, यहाँ भी 3 लाइन के अंतर पे आपने लेबर को भी बढ़ा दिया और यहाँ पे आपने कैपिटल को भी बढ़ा दिया। और इस बढ़ाने के बाद में आप 100 यूनिट और प्रोड्यूस कर पाए। जहाँ पहले आप इतना रेशो ले रहे थे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी, आगे के 100 यूनिट के लिए आपको इतना पोर्शन नहीं लेना पड़ा, कम लेना पड़ा और उसके बाद में आपको 100 यूनिट मिल गई। अगली 100 यूनिट के लिए आपको दिख रहा है ये गैप और कम हो गया। आपने कैपिटल को बढ़ाया, सेम इतना लेबर को बढ़ाया एंड आप और 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। उसके आगे की 100 यूनिट के लिए आप देख पा रहे हो ये गैप और कम हो गया, यानी कि आपका जो कैपिटल है वो आपने बस इतना बढ़ाना पड़ा एंड लेबर बस इतना बढ़ाना पड़ा और 100 यूनिट गेन करने के लिए। इससे क्या पता चल रहा है कि आप अपने जो उत्पत्ति के साधन में चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुपात से ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है। तो ये आपका शो कर रहा है कि भाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है यहाँ पर। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे OP ग्रेटर देन PQ एंड PQ इज ग्रेटर देन QR एंड QR इज ग्रेटर देन RT, या इसको समझ सकते हो कि हर अगली पोजीशन यहाँ पर इससे कम आपको लेना पड़ रहा है, इससे कम लेना पड़ रहा है QR एंड इससे कम को शो कर रहा है RT। ये जो आपका स्केल है ये शो कर रहा है कि भाई कम इनपुट से आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन है ये। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सेकेंड है आपका पैमाने के समता या स्थिर प्रतिफल। यहाँ पर आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब देखिए इसके अनुसार यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। इस प्रकार यदि उत्पत्ति के साधन में आप 100% की वृद्धि कर रहे हो तो प्रोडक्शन भी 100% बढ़ेगा। अगर आप अपने साधनों में 3 गुना बढ़ा देते हो तो प्रोडक्शन भी 3 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन भी 4 गुना बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जितना चेंज आप साधन में कर रहे हो उतना चेंज आपका प्रोडक्शन में होगा, तो वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको देखिए डायग्राम से अगर हम समझें तो डायग्राम देख लेते हैं इसका आइसोक्वेंट कर्व की हेल्प से। सेम आपका एक्स अक्ष पे यहाँ पे लेबर शो हो रहा है, यहाँ पे आपका कैपिटल शो हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पर पहले जो आप प्रोडक्शन करते थे स्टार्टिंग में, तो इतना कैपिटल एंड इतना लेबर लगा के आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस की थी। अब इसके बाद देखते हैं, आप यहाँ पे इस गैपिंग को देख सकते हो, इतना आपने कैपिटल बढ़ाया, सेम इसी गैपिंग पे आपने लेबर को बढ़ाया और आप और 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, सेम चेंज किया आपने दोबारा से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गैपिंग सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और देखिए और आप 100 यूनिट गेन कर पा रहे हो इस पोजीशन पर। 200 से बढ़ के 300 हो गया, यानी कि फिर से और 100 यूनिट, और फिर से आपने जो चेंज किया उस चेंज पे, सेम चेंज पर सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है। तो जितना आपने अपने साधनों को बढ़ाया उसी रेशियो में आपका हर बार जो आपका प्रोडक्शन है वो सेम रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की कंडीशन। तो यहाँ पे आपका PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RT। ओके, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल यानी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सिंपल है, जितना अनुपात में आप अपने साधन को बढ़ाते हो, मान लो आपने साधन को दुगना कर दिया लेकिन आपके प्रोडक्शन में दुगने से कम चेंज आया। आप 100% बढ़ा रहे हो, वहाँ पे 75% ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में आपका उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होगी आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की कंडीशन होगी। यहाँ पे आपका उत्पादन में परिवर्तन जो है वो कम रहेगा साधन में की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से। ठीक है, स्केल के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम यहाँ पे सेम आपका लेबर है, यहाँ पे आपका कैपिटल शो हो रहा है, एक्स अक्ष पे आपका ये लेबर एंड वाई एक्सिस पे आपका कैपिटल। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, इतना कैपिटल और इतना लेबर लगाने के बाद आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, पहला आइसोक्वेंट कर्व पे आपको शो हो रहा है। इसके बाद और 100 यूनिट पर जाने के लिए जो आपको सेकेंड आइसोक्वेंट कर्व है इस पे आपको 200 यूनिट शो हो रही हैं, यानी और 100 यूनिट के लिए आपने कैपिटल इतना बढ़ाया एंड लेबर इतना बढ़ाया। इसके बाद थर्ड आइसोक्वेंट कर्व पे 300 यूनिट शो हो रही हैं। दैट मीन्स आपने और 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ पे गैप देखिए, ये पूरा 2 लाइन का गैप भी नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 लाइन का गैप हो गया। दैट मीन्स पहले से ज़्यादा आपने कैपिटल एंड लेबर लगाया 100 यूनिट, सेम 100 यूनिट के लिए। इसके बाद और 100 यूनिट के लिए, अगली 100 यूनिट के लिए ये गैपिंग और आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स पहले से ज़्यादा आपने कैपिटल लगाया, ज़्यादा आपने लेबर लगाया, तब भी आप सेम आउटपुट गेन कर पा रहे हो। तो ये क्या शो कर रहा है, यानी जो आप चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्शन में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। ज़्यादा इनपुट लगाकर भी आप सेम आउटपुट ले पा रहे हो। ओके, तो यहाँ पर आपका RT इज़ ग्रेटर देन, हर आगे वाला यानी अगली 100 यूनिट के लिए जो आपका दिख रहा है ये गैपिंग, जो आपका दिख रहा है ये कैपिटल और लेबर का पोर्शन, वो ग्रेटर देन है हर पिछले वाले से। ज़्यादा लगा रहे हो फिर भी 100 यूनिट के लिए ही। तो इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, RT इज़ ग्रेटर देन QR एंड QR इज़ ग्रेटर देन PQ। अब इसके बाद आपको तीनों कंडीशन क्लियर हैं। अगर हम इन तीनों कंडीशन को एक ही डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल यानी कि वेरिंग रिटर्न्स टू स्केल, तीनों पोजीशन एक ही डायग्राम में। समझ लेते हैं इसको भी। तो ये आपका लेबर को शो कर रहा है एक्स अक्ष पर, वाई पर आपका कैपिटल है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो पहले आप इतना कैपिटल एंड लेबर के साथ में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बाद में आपने इतना कैपिटल और लेबर के साथ में 200 यूनिट, तो यहाँ पे शो हो रहा है इस गैपिंग से कम, और अगला गैपिंग और इससे कम हो जाएगा। यहाँ पे आप और 100 यूनिट बढ़ा पा रहे हो। तो ये आपका इंक्रीजिंग पोजीशन चल रहा है। अब इंक्रीजिंग पोजीशन के बाद एक पोजीशन ये आई कि यहाँ पर आपका इक्वल चेंज होगा। देखिए ST एंड T के पॉइंट पर
उसके बाद में ये गैपिंग बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पे ये गैपिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ने पर भी आप सेम 100 यूनिट बढ़ा पा रहे हो, दैट मीन्स आगे की ये जो पोजीशन है यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, इस पॉइंट पर आपका कांस्टेंट हो गया है और यहाँ तक आपका था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, तो ये जो OS आपकी लाइन है इस पे तीनों पोजीशन आपको समझ में आ पा रही होंगी। अब आप इनको डिस्क्राइब कैसे करोगे? OS स्केल पर तीन पोर्शन में आप इसको बांट सकते हो। P पॉइंट से लेकर S पॉइंट तक जो बिंदु हैं इस पे PQ इज ग्रेटर देन आपका QR एंड QR इज ग्रेटर देन RS, यानी कि आगे वाली कंडीशन पे आपका जो कैपिटल और लेबर का रेशियो है वो कम लग रहा है, पीछे आपका ग्रेटर देन है, तो ये शो कर रहा है आपका पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। इस पॉइंट पे आकर ST इज इक्वल टू TK यहाँ पे बराबर है, तो ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो MN पहले KM था, KM से ज़्यादा है आपका MN और MN से भी ज़्यादा है आपका N और V, तो ये आपका शो कर रहा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को। इन तीनों पॉइंट्स को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। पहला पॉइंट, सेकेंड एंड थर्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इतनी पोजीशन आपकी क्लियर थी कि ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को शो कर रहा है। ST एंड TK जहाँ पर इक्वल है वहाँ पे पैमाने का स्थिर प्रतिफल को शो कर रहा है, और K से लेके बिंदु K से लेकर V तक, यहाँ K से लेकर V तक आपका शो कर रहा है भाई डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को। आई होप आपको क्लियर है रिटर्न टू स्केल पूरा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।